नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आपसे दोस्तों कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो बिल्कुल रेगुलरली मिल पाए। एक्चुअली में 14 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स है, जिसको मैं रिकॉर्ड 15 नवंबर 2020 को कर रहा हूँ। 14 नवंबर को ऑब्वियसली दिवाली थी, तो हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। भाई अपने रेजोल्यूशंस बनाइए और आगे आने वाले समय में पढ़ते रहिए। देखिए देखा, दिवाली तो हर साल आती है, आगे चली जाती है। एक दिन का त्यौहार होता है, आप लोग पटाखे अटाखे फोड़ते हो। पटाखे फोड़ने से ज़्यादा अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से मिलते हो, थोड़ा सा दिमाग ठीक सा हो जाता है, खुश सा हो जाता है। क्योंकि पूरे साल तो इंसान भागा दौड़ी में भागता ही रहता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो उस केस में बस आपसे यही बोलूँगा कि आप अपने एम को इस तरीके से अपने दिमाग में बना के चलें कि भैया मुझे सक्सेसफुल होना है। क्योंकि जिस दिन आप जो बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस या बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी, आपके दिमाग में कोई फिगर हो कि हाँ भाई मैं इतने लाख रुपए महीने कमा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये सारे टारगेट्स जब आपके अचीव हो जाएंगे तो आपकी हर दिन ही दिवाली हो जाएगी। फिर दिवाली एक फॉर्मल त्यौहार होगा आपके लिए, जिस दिन आप बस अपने घर वालों से मिल सको। तो बस पढ़ते रहिए, ठीक है। 14 नवंबर 2020 के जो करंट अफेयर्स थे उसको मैं 15 नवंबर को अपडेट कर रहा हूँ, आज का नाम बोल के। कल आज के दिन के जो करंट अफेयर्स हैं वो कल 16 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ क्लब होके मैं आपको सुबह तक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस लेक्चर की पीपीटी अगर चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं, मेंबर बन के टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन भी दबा दीजिए। पहला न्यूज, एयर पॉल्यूशन कोल्ड अ लीथल पेयर फॉर कोविड-19 पेशेंट्स डॉक्टर्स। देखिए, दिल्ली के साथ 3 और नॉर्दर्न स्टेट्स जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, अभी के लिए जितने भी पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के केसेस आए हैं, जिसमें से लमसम कहा जा रहा है कि 44,878 न्यू कोरोना वायरस केसेस आए हैं, इसमें से 76% केसेस दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। क्या कॉमन है इन 4 स्टेट्स में? भैया इन चारों स्टेट्स में जो विंटर है वो एक्यूट है, अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, और इन 4 स्टेट्स में पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। तो ये 4 स्टेट्स में कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और उससे निकलने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी एक्यूट होने वाले हैं, क्योंकि लेवल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन 4 स्टेट्स में ज्यादा है। मेडिकल स्टाफ इन 4 स्टेट्स का थका हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑलरेडी जोर पड़ रहा है। इसीलिए इस तरीके के जो स्टेट्स हैं, जिसमें से आप कुछ और स्टेट्स जोड़ सकते हो जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मस्ट फॉलो एडवाइजरी है कोरोना वायरस की कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, वो तो आपको करना ही करना है। क्योंकि देखिए, अब ठंडी का समय आ रहा है, एकदम हम लोग शुरुआती कर रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, भाई ये कोर ठंडी के महीने। इन ठंडी के महीनों में अगर कोरोना किसी को पकड़ लेता है तो भाई एक लीथल रिस्पॉन्स हो सकता है उसका आपकी तरफ। रीजन बीइंग कि नॉर्थ इंडिया में ये जो मैंने अभी स्टेट्स बताए, यहाँ पे विंटर स्मॉग होता है, एयर क्वालिटी बहुत गंदी होती है, तो ऑलरेडी आदमी के लंग्स के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है, और उसमें भाई ब्रीदिंग रिलेटेड एलिमेंट्स निकल आते हैं। तो आप देखोगे कि रेस्पिरेटरी और कार्डियक एलिमेंट्स है वो इस समय पे 15 से 20% बढ़ जाते हैं। अभी उसमें कोरोना कभी अगर आपको पकड़ लिया तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इम्यूनिटी पे एक भारी इफेक्ट पड़ जाएगा। वो नहीं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं अच्छे होंगे, अच्छे हो भी सकते हैं, बट कहीं भी अगर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो ले डूबेगा। इसीलिए इस समय पे कोरोना से बचना बहुत जरूरी है। नसल डिस्चार्ज, स्नीजिंग, हेडेक, आई बर्निंग, सोर थ्रोट, इस तरीके की जो चीजें हैं इनको बिल्कुल भी इग्नोर अभी मत करिएगा। इस समय में सर्दियों में इन्फ्लुएंजा, H1N1, निमोनिया, इन सब के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि वेदर कंडीशंस बदल रही हैं। इस समय पे देखिए बहुत कॉमन बात है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में किसी को जुकाम हो जाना, थोड़ा सा गला शोर हो जाना। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा गला अक्सर कर शोर रहता है, रीजन बीइंग कि मैं बोलता ज्यादा हूं, मुझे वीडियो रिकॉर्ड्स करनी होती है तो अक्सर कर मेरा गला शोर हो जाता है, तो मुझे गर्म पानी से गार्गल्स करने ही पड़ते हैं। बट नॉर्मल कर केसेस में सर्दियों में वैसे ही लोगों का गला शोर हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को प्रोएक्टिवली ध्यान रखिए, सुबह उठ के गर्म पानी पीना, ये सब आपको करना ही करना है। फिर भाई लो टेम्परेचर के चलते होता क्या, पॉल्यूशन। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्दियों में लो टेम्परेचर, पॉल्यूशन ज्यादा, तो जो पर्टिकुलेट मैटर जो कि PM2.5 और PM10 जो आप सुनते हो वो हवा में तैरते रहते हैं, उनकी जो हवा में इंटेंसिटी होती है, कंसेंट्रेशन होता है, वो बढ़ जाता है, जिससे वुल्नरेबिलिटी एक इंडिविजुअल की इस डिसीज के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपके इनर सेल्स में, सेलुलर डैमेज होगा और बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं। कुछ और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं कि it has been observed that in areas with poor air quality, not only do the number of people developing COVID-19 disease, but so does the death rate। मतलब कि COVID-19 आपको हो रहा है, चलिए जिन लोगों को COVID-19 हो रहा है उनका नंबर ज्यादा है, COVID-19 होने के बाद जो डेथ रेट है वो भी ज्यादा हो जाता है। अगर PM2.5 का लेवल
1 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा बढ़ गया तो मोर्टेलिटी रेट 8% से ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो एक्यूट एयर पॉल्यूशन है सर्दियों के समय पे ये बहुत डेंजरस होता है। तो PM 2.5, PM 10, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड, चाहे ओजोन, और इन सब के साथ एक्सपोजर, ऊपर से कोरोना वायरस का कॉम्बिनेशन, भैया अर्थ ही उड़ जाएगी। इसलिए संभल के आप रहिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में काम आएगा। मास्क बिल्कुल लगा के रखिए। कभी कभी क्या होता है कि मास्क में हम लोग मतलब सावधानी नहीं बरतते हैं, उतार लेके बात करते रहते हैं, तो वो सब चीजें नहीं करिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। 14 नवंबर था कल का दिन, चिल्ड्रंस डे, जवाहरलाल नेहरू जी पे। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, मृत्यु हुई 27 मई 1964 को। बहुत अनफॉर्चुनेट, वो जो चाइना वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इनकी काफी तबीयत बिगड़ गई थी। तो नेहरू जी के बारे में कल विनीत सर ने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो विनीत सर द्वारा बनाई गई वीडियो कल चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए जाके, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर भाई पाकिस्तान अपनी वही हमेशा की बेकार की हरकतों पे होता रहा है। पाकिस्तान को पता है कि जब पूरा देश इंडिया इतना परेशान हो गया कोरोना वायरस के बाद, थोड़ी बहुत खुशी के मौके आते हैं फेस्टिवल्स में, उसमें भी पाकिस्तान को चैन नहीं है। तो भैया लाइन ऑफ कंट्रोल पे जबरदस्त फायरिंग हो रही है। 100 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से 6 सिविलियंस की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई। ये जो सिविलियंस हैं वो जो गाँव के लोग हैं जो बॉर्डर के पास रहते हैं, इन क्रॉस फायरिंग में, इस सीज फायर वॉयलेशन में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो इन्हीं सिविलियंस को होता है। आर्मी पर्सनल्स कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए तैयार रहते हैं। आर्मी पर्सनल्स तो भाई देखिए अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं वो हमारे लिए। तो हमारे 4 आर्मी के जवान शहीद हो गए, एक BSF का जवान शहीद हो गया, तो ये लोग शहीद हो गए। बट ये सिविलियंस, ये तो इन सब चीजों के लिए तैयार भी नहीं रहते हैं। इनका कुछ वही बात है, एक होता है ना कि हम लोग चैन से जी रहे हैं, चैन से दिवाली मना रहे हैं, जो बॉर्डर के इलाके में सिविलियंस रह रहे हैं इनको ये भी नहीं नसीब हो रहा है। और हमारे सोल्जर्स और जवान तो हमारे लिए सब कुछ कर ही रहे हैं। तो 20 लोगों को इंजरी आई है और 11 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 6 सिविलियन है, 4 आर्मी के जवान है और एक BSF का जवान शहीद हो गया है। और ये जो सीज फायर वॉयलेशन किए हैं पाकिस्तान ने, बहुत सारी जगहों पे किए हैं। तो दावर इन मंदीपुरा, केरन इन कुपवाड़ा, उरी इन नगौम, बारामुल्ला इन कश्मीर वैली। आप सोचते होगे कि भाई सीज फायर वॉयलेशन क्या होता है। सीज फायर वॉयलेशन ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए ये जो काले रंग में आपको लाइन दिखाई पड़ रही है इधर, ये वाली, ये जो काले वन की लाइन है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो गलगित बल्तिस्तान का इलाका है जो पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा रखा है, इधर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा रखा है। अब ये जो बीच में ब्लैक रंग की लाइन बन गई, इस ब्लैक रंग की लाइन का मतलब है कि भैया ठीक है, इसके उस तरफ तुम्हारी फोर्सेस, इस तरफ हमारी फोर्सेस किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं करेंगे, ये मतलब है इस ब्लैक लाइन का। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब इस ब्लैक लाइन का वॉयलेशन आप करने लगते हो, वॉयलेशन का मतलब ये नहीं है कि उधर से सोल्जर्स इस तरफ आए, वो भी आता है, लेकिन गोलियां चलने लगी। अभी जब सीज फायर हुआ है, सीज फायर का मतलब क्या है कि भाई हॉस्टिलिटीज को हमने रोक दिया है, दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर गोलियां नहीं चला रहे हैं, लड़ाई रुकी हुई है, तो इसको बोला जाता है सीज फायर। आपने गोलियां चलानी शुरू कर दी, आपने शेलिंग शुरू कर दी, तो छोटे छोटे लेवल के एक्सप्लोजिव्स आपने दूसरे की बाउंड्री में फेंकने शुरू कर दिए, इसको बोला जाता है सीज फायर वॉल्यूशन। और ये बहुत से सेक्टर्स में हुआ है, ठीक है। तो दावर, केरन, उड़ी, नगौम, बारामुल्ला, इन सब जगहों पे हुआ है। इंडियन आर्मी भी जबरदस्त जवाब देती है, इंडियन आर्मी के जवाब देने में कोई कमी नहीं रहती। 13 नवंबर 2020 को बहुत से पाकिस्तान आर्मी के बंकर, फ्यूल डैम्स, लॉन्च पैड बर्बाद कर दिए। तो पाकिस्तान की आर्मी भी भड़बड़ा गई कि भैया करें क्या, तो वो भी पलट के शेलिंग और फायरिंग करने लगे। अब इस केस में एक अच्छा स्टेटमेंट निकल के आया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि पार्टी जम्मू एंड कश्मीर की, उसने बोला है कि भैया इस तरीके की स्क्रिमिश बंद करिए। दोनों साइड ऑफ LOC पे जो सरकारें हैं भैया शांत रहो, अपने अपने काम से मतलब रखो, क्योंकि इन सब स्क्रिमिशेस की जो सजा है ना वो सिविलियंस को देनी पड़ती है। ओके, पाकिस्तान तो कश्मीरियों का बड़ा सगा बन के बैठा है कि हाँ कश्मीरियों के तो हम ही दोस्त हैं, बाकी तो बेवकूफ़ हैं दुनिया भर में, ठीक है। तो वो किसी भी प्रकार से कश्मीर में स्टेबिलिटी नहीं लाने देना चाहता है कि स्टेबिलिटी ना आए कश्मीर में, ठीक है। लेकिन आर्मी डिप्लॉयड है, ये तो हमेशा से पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, आगे से मजबूर है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज़ आपको काम आएगी। यहाँ पे एक स्पेशीज ऑफ बर्ड न्यूज़ में है, विंटर है तो गुवाहाटी में विस्टलिंग टील्स आई हैं। विस्टलिंग टील्स एक बर्ड की स्पेशीज के बारे में बस आप याद रखिए, इसको लेसर विस्टलिंग डक भी बुलाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है डेंड्रोसाइगना जावानिका। इसको इंडियन विस्टलिंग डक भी बोलते हैं या फिर लेसर विस्टलिंग टील भी बोलते हैं। ये एक बर्ड की स्पेशीज है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। नॉक्टर्नल फीडर्स हैं ये। नॉक्टर्नल मतलब ये लोग रात में एक्टिव रहती हैं, जो बर्ड्स हैं ये रात में एक्टिव रहती हैं। तो भैया दिन में ये लेक्स में और वेट पैडी फील्ड्स के पास नजर आएंगी, लेकिन खाना ये लोग अपना रात में खाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है नॉक्टर्नल फीडर्स।
केवल इंडिया में नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह फैली है ये, साउथ ईस्ट एशिया में फैली है, इंडिया में अंडमान और निकोबार और मालदीव जैसी कंट्री में भी आपको इस तरीके की बर्ड्स दिख जाएंगी। ट्रीज में मिलती हैं, ट्रीज के बार्क में ये लोग अपना नेस्ट बना लेती हैं, ठीक है। फिर दिस ब्राउन एंड लॉन्ग नेक डक हैज ब्रॉड विंग्स दैट आर विजिबल इन फ्लाइट एंड प्रोड्यूसेस अ लाउड 2-note wheezy कॉल। इट हैज अ चेस्टनट रैम्प, यहां देख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम लार्जर रिलेटिव फुलवस विस्लिंग डक विच हैज अ क्रीमी वाइट रम्प। तो ये इसकी कुछ खासियत है दोस्तों लेसर विस्लिंग डक की। इस स्पेशीज का नाम याद रखिएगा बस, जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये चीज आपको काम आ जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन निकल के आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए पहले हुआ ये था, पंजाब नेशनल बैंक में निकली होंगी प्यून की वैकेंसी। पंजाब नेशनल बैंक ने बोला कि प्यून की वैकेंसी के लिए हम केवल 12वीं क्लास पर्सन को लेंगे, एक ग्रेजुएट पर्सन को हम लोग प्यून की वैकेंसी के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। ये केस गया होगा कहां पे, उड़ीसा के हाई कोर्ट में। उड़ीसा के हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आपकी जो क्वालिफिकेशन है 12th पास प्यून की नौकरी के लिए, तो एक पर्सन जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर एक पर्सन ने ग्रेजुएशन कर रखा है मतलब उसने 12वीं भी पास की होगी, तो जब उसने 12वीं पास कर रखी है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपको तो प्यून की नौकरी वाला क्वालिफिकेशन चाहिए ना, 12वीं पास चाहिए, तो ये बंदा है तो उसको आपको लेना पड़ेगा। मतलब कि एक पर्सन 12वीं पास के साथ साथ ग्रेजुएट है, यानी उसके पास एक हायर क्वालिफिकेशन है, तो उसके पास एक हायर क्वालिफिकेशन है, इस बेसिस पे आप लोअर क्वालिफिकेशन नौकरी के लिए उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, ये बोला उड़ीसा हाई कोर्ट ने। उड़ीसा हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट पंजाब नेशनल बैंक चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास, और पंजाब नेशनल बैंक के इस अपील पे सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए भाई, जब भी किसी नौकरी में रिक्रूटमेंट की बात आती है, तो यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोला अशोक भूषण साहब ने, कोर्ट्स हैव लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू ओवर सच डिसीजन बाय एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स मतलब पंजाब नेशनल बैंक जो नौकरी देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर अ पोस्ट इज अ मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी, डिस्क्रिशन लाइज विद द एम्प्लॉयर। मतलब ये एम्प्लॉयर डिटरमिन करेगा, डिसाइड करेगा कि एक पोस्ट के लिए जो रेलेवेंट कैंडिडेट है वो कौन है। क्योंकि इसमें बहुत से आप कह सकते हो फैसेट्स निकल के आते हैं कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो उसने प्यून की नौकरी पकड़ ली, अब वो ग्रेजुएट है तो वो सोच रहा है मैं तो बाद में एसएससी या यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, प्यून की नौकरी तो मैंने बस टाइम पास में पकड़ी कि मेरे पास कोई नौकरी आ जाए। तो इसमें जो बैंक्स होती हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोलते हैं कि भैया ये लोग काम ढंग से करते नहीं है, नौकरी लेके बैठ जाते हैं, किसी और नौकरी की तैयारी करते रहते हैं, इसलिए हमको ये चाहिए नहीं। हमको चाहिए सिर्फ वो लोग जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं और आ रहे हो जॉब देने के लिए। तो मतलब यहाँ पे जो पीएनबी का लॉजिक है, उस लॉजिक को सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब किसी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है कोई एम्प्लॉयर, तो वो रिक्रूटमेंट करता है उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट को स्थापित करने का हक सिर्फ उस एम्प्लॉयर के पास है, किसी और का इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का बोलना है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में चीज आपको काम आएगी। आसाम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट मिजोरम के साथ चल रहा था, अब वो पहुंच गया कहां पे, अब वो पहुंच गया नागालैंड की तरफ। आसाम मिजोरम के जो बॉर्डर डिस्प्यूट पे वीडियो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, ये आपके सामने आसाम मिजोरम बॉर्डर क्लैशेस BEFR 1875, ये सब मैं पहले बता चुका हूं। तो आसाम मिजोरम मेरे नाम के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो पे जाके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आसाम जो स्टेट है उसके ज्यादातर अपने नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में हो ये रहा है कि नागालैंड के साथ आसाम का बॉर्डर डिस्प्यूट निकल आया, और ये आज का नहीं है, 1965 से। अगर आप ये देखिए तो ये जो लाल रंग की आपको लाइन दिखा दे रही है ना, ये वाली, ये आसाम और नागालैंड को सेपरेट करती है। ठीक है, ये नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है ये मिजोरम है। तो पहले ये जो आसाम में इस तरफ नीचे की तरफ जाके जो बॉर्डर था वो आपका आसाम मिजोरम का बॉर्डर था, पहले वहां लड़ाई हो रही थी, अब यहाँ पे आसाम और नागालैंड के बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई हो क्यों रही है, वो इसलिए हो रही है कि देखिए आसाम का जो कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 5 ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला है कि देखिए ये जो नागालैंड की तरफ से लोग घुस के हमारे इलाकों में घुस आए ना, अगर इनको आपने नहीं हटाया तो हम इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा देंगे। आसाम ये सब चीजें किस दम पे बोलता है मैं बताता हूं। देखिए नागालैंड तक पहुंचना है तो मेन इलाका आसाम से आता है, वैसे तो आप अरुणाचल प्रदेश से भी आ सकते हो, और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी आसाम का क्लैश है, बॉर्डर क्लैश। अब इंडिया एक कंट्री है, आसाम जैसा स्टेट अगर ये बोल देता है कि देखिए हम अपने इलाके से तक नागालैंड तक कुछ नहीं पहुंचने देंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम हो जाएगी ना। एडमिनिस्ट्रेशन फिर अरुणाचल प्रदेश से सामान लेके जाएगा क्या यहाँ पे ऐसे पहुंचाने के लिए? अरे भाई आसाम से आसाम सामान पहुंचाना आसान है, तो आसाम के थ्रू सामान लेके जाया जाएगा।
तो एक स्टेट सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि ये नागालैंड तक हम सामान नहीं पहुंचने देंगे, नीचे मिजोरम तक सामान नहीं पहुंचने देंगे, ये काम गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो हुआ ये है कि एक दलदली रिजर्व फॉरेस्ट है आपका कार्बी एंगलोंग में। तो कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में एक दलदली रिजर्व फॉरेस्ट है। बोला जा रहा है कि नागालैंड के साइड से कुछ लोथा और टांगखुल ट्राइबल पीपल घुसा है आसाम के इलाके में, और वहां पे जाके उन्होंने अपनी पोस्ट लगा दी, और जो नागालैंड की गवर्नमेंट है उसने वो लैंड भी इनको एलोकेट कर दिया। तो अब ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है आसाम के कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के, वो ये बोल रहे हैं कि जब तक ये नागालैंड वाले जो कि हमारी जमीन में घुसाए ये वापस नहीं जाते, तब तक हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा देंगे, अगर तुरंत इमीडिएट बेसिस पे आसाम और नागालैंड की सरकार ने बैठ के कुछ बातचीत नहीं की तो। और ऐसे ही रिपोर्ट्स दिसोई वैली रिजर्व फॉरेस्ट से भी आए, जो कि आसाम की जोरहट डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे आपको दिख रही है आसाम की जोरहट डिस्ट्रिक्ट। तो नागालैंड की साइड से कुछ लोग अंदर घुस के आए, आसाम वालों कहना है कि वहां पे उन्होंने अपने टेंट वगैरह लगा दिए, और इन लैंड्स को नागालैंड की सरकार ने उन लोगों को एलोकेट कर दिया, जबकि आसाम वालों का बोलना है ये तो हमारे हैं। नागालैंड ने सीधे सीधे इस चार्ज को डिनाइड कर दिया। नागालैंड ने बोला कि हमने किसी भी प्रकार का कोई इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं किया है, हमारे पुलिस पर्सनल्स और हमारे स्टेट के लोग सिर्फ वहीं पे हैं जहां पे हमारी बाउंड्री आती है, हम आसाम की बाउंड्री के अंदर नहीं है। 1965 में ही ये आसाम और नागालैंड की बाउंड्री का इशू छोड़ चुका है। अब तक आसाम के बॉर्डर पे 350 लोगों की जान जा चुकी है। आसाम के नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तीनों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एक छोटी सी न्यूज है, वाइन स्नेक्स हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं, हालांकि बहुत अलग अलग कलर के भी होते हैं। ये वाइन स्नेक्स की 4 और स्पेशीज पाई गई हैं। सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने रिसर्च की है। पेनिनसुलर इंडिया में बहुत प्रकार के वाइन स्नेक्स पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है एशियन वाइन स्किन्स। इनके 2 जेनस है, एहतुल्ला और प्रहतुल्ला। इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो एहतुल्ला नासूता है, ये एक कॉम्प्लेक्स है बहुत सारी अलग अलग स्पेशीज का। तो यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट स्मॉल बॉडीज और शॉर्ट नोज स्पेशीज मिली है। तो भाई एक को बोला गया नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स वाइन स्नेक, एहतुल्ला बोरियालिस। फिर फांसवर्थ वाइन स्नेक, एहतुल्ला फांसवर्दी। मालाबार वाइन स्नेक, एहतुल्ला मालाबारिका। वॉल्स वाइन स्नेक, एहतुल्ला इजाबेलिना। तो ये सब यहाँ पे बोला गया है। मॉर्फोलॉजी में बराबर है, लेकिन इकोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स इनके बीच में बहुत सारे हैं। बस इस स्नेक का नाम याद रखिएगा। अगर आपसे साइंटिफिक नेम देके बोला जाए कि किस स्पेशीज का नाम है, तो वाइन स्नेक से याद रखिएगा, और इतना याद रखिएगा कि पेनिनसुलर इंडिया में बहुत पाए जाते हैं। फिर इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इस मिसाइल को डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। मदद की है बेल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इंडियन आर्मी के अंदर काम करता है। ऑंग सू की, ये नाम कोई नया नहीं है, अक्सर कर इस न्यूज में इस नाम को सुना जाता है। म्यांमार की कैरिज्मेटिक वुमेन लीडर है ये। इनको म्यांमार के इलेक्शंस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है। म्यांमार का जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, उसमें सरकार बनाने के लिए 322 सीटों की जरूरत है, और अब तक एनएलडी जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो कि ऑंग सू की पार्टी है, उसने 434 सीट्स में से 368 सीट्स 68 ऑलरेडी जीत ली, और 42 पे भी रिजल्ट आने बाकी है। 434 टोटल सीट्स हैं, उसमें से 368 ऑलरेडी जीत चुकी हैं, और 42 पे चाहिए, 42 पे रिजल्ट आने बाकी हैं, और मेजॉरिटी के लिए 322 चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट ऑंग सू की ये इलेक्शंस जीत जाएंगी। नोबेल पीस लॉरिएट है, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, और म्यांमार के अंदर लोग इनकी काफी इज्जत करते हैं। 50 साल तक आप समझ सकते हैं कि म्यांमार में मिलिट्री रूल रहा है, म्यांमार पूरी दुनिया से कटा रहा है। ऑंग सी क्यू एक बहुत लंबे समय तक, डेकेड तक हाउस अरेस्ट के अंदर रही है। फाइनली अब ये देखने को मिल रहा है कि ऑंग सी क्यू फिर से एक कैरिज्मेटिक वुमेन लीडर बन के उभरेंगी और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों। अगर आप म्यांमार का नक्शा देखिए तो ये जो आपको डार्केंड पोर्शन दिख रहा है, ये म्यांमार है। इसके वेस्ट में इंडिया, नॉर्थ में चाइना, ईस्ट में आपको लाओस और थाईलैंड दिख रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये वाली न्यूज आपको काम आएगी। गुड बाय।